खुद ही क्या है बोले तो उनकी पार्टी टेररिस्ट की पार्टी है, लिंचिंग करते हैं, मारते हैं। मोदी को तो कोई हक नहीं है, उनकी गवर्नमेंट जहाँ है वहां पर शेड्यूल कास्ट के ऊपर अत्याचार होता है। जिंदगी भर हमने तो देखा नहीं कि क्या जो लोग आतंकवादी को साथ देते हैं और वही दूसरे को कहते हैं अपने दिल से जानिए पराया दिल का हाल। कौन क्या कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और जिस समय भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी के तहत बांग्लादेश को बचाना चाहिए था, तब भारत के लोग कहाँ थे? यही लोग जो विचार देने वो कहाँ थे लोग? हमें उस पर कुछ नहीं कहना है। स्थिति तो उनकी क्या है पूरे भारतवर्ष में, तीसरी बार हम सरकार में हैं, मजबूती से हैं। आगे भी क्या होने वाला है उनके साथ, हरियाणा में आप लोगों ने देख ही दिया। ये सब उन्हीं सब शब्दों का परिणाम है। हिंदुस्तान में अगर माइनॉरिटी कह दें कि हमें एक होना चाहिए, तो इनको लगता है कि साहब ये एक कैसे हो रहे हैं, एक होने की बात कैसे कर रहे हैं, ये तो खतरा है। और फिर भागवत जी कहते हैं कि पूरे विश्व के हिंदुओं को एक होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, वेरी गुड। तो ओवैसी साहब अगर पार्लियामेंट में खड़े होकर पैलेस्टाइन का नाम लेते हैं तो इन्हें बुरा क्यों लगता है? जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है तब तक वहां की हिंदू क्या वहां के सभी अल्पसंख्यक उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेगी। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मुद्दे की बात में आज का मुद्दा है मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि हाल के दिनों में मोदी सहित बीजेपी के तमाम नेता दावा कर रहे थे कि कांग्रेस पर शहरी नक्सलियों का कब्जा हो गया है। इसी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है। खड़गे ने कहा कि प्रगतिशील लोगों को अर्बन नक्सली कहा जा रहा है, यह उनकी आदत है। मोदी और भाजपा पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी खुद एक आतंकवादी पार्टी है। वे लिंचिंग करते हैं, लोगों को मारते हैं, अनुसूचित जाति के लोगों के मुंह में पेशाब करते हैं, आदिवासी लोगों के साथ बलात्कार करते हैं। बीजेपी को लेकर खड़गे ने कहा कि वे उन लोगों का भी समर्थन करते हैं जो ये सब करते हैं, फिर वे दूसरों को दोष देते हैं। पीएम मोदी को यह कहने का कोई अधिकार नहीं। उन्होंने कहा कि जहां भी उनकी सरकार है वहां अनुसूचित जाति खासकर आदिवासियों पर अत्याचार होते हैं, फिर वह अत्याचार की बात करते हैं। यह आपकी सरकार है, आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। 15 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कांग्रेस को शहरी नक्सलियों के एक समूह द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है और लोगों से पार्टी के खतरनाक एजेंडे को हराने के लिए एक साथ आने का आग्रह किया है। तो इसी मुद्दे पर किसने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। खुद ही क्या है बोले तो उनकी पार्टी टेररिस्ट की पार्टी है, लिंचिंग करते हैं, मारते हैं। मोदी को तो कोई हक नहीं है, उनकी गवर्नमेंट जहाँ है वहां पर शेड्यूल कास्ट के ऊपर अत्याचार होता है, खासकर ट्राइबल पे अत्याचार होता है। और ऊपर से ये बात भी उन्हें कहते हैं कि देखिए तुम्हारे ऊपर अन्याय, क्या हुकूमत हमारी है? जिंदगी भर हमने तो देखा नहीं कि क्या जो लोग आतंकवादी को साथ देते हैं और वही दूसरे को कहते हैं अपने दिल से जानिए पराया दिल का हाल। स्थिति तो उनकी क्या है पूरे भारतवर्ष में, तीसरी बार हम सरकार में हैं, मजबूती से हैं। आगे भी क्या होने वाला है उनके साथ, हरियाणा में आप लोगों ने देख ही दिया। ये सब उन्हीं सब शब्दों का परिणाम है। उस उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं, उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया। परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है तब तक वहां की हिंदू क्या वहां के सभी अल्पसंख्यक
उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी। कौन क्या कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और जिस समय भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी के तहत बांग्लादेश को बचाना चाहिए था, तब भारत के लोग कहाँ थे? यही लोग जो विचार दे रहे हैं वो कहाँ थे लोग? हमें उस पर कुछ नहीं कहना है। बांग्लादेश से समझ में आया कि माइनॉरिटीज की क्या स्थिति होती है और माइनॉरिटीज को क्या करना चाहिए। लेकिन एक हैरानी की बात यह है कि वहां तो माइनॉरिटीज को एक होना चाहिए, और हिंदुस्तान में अगर माइनॉरिटी कह दें कि हमें एक होना चाहिए तो इनको लगता है कि साहब ये एक कैसे हो रहे हैं, एक होने की बात कैसे कर रहे हैं, ये तो खतरा है। और फिर भागवत जी कहते हैं कि पूरे विश्व के हिंदुओं को एक होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, वेरी गुड। तो ओवैसी साहब अगर पार्लियामेंट में खड़े होकर पैलेस्टाइन का नाम लेते हैं तो इन्हें बुरा क्यों लगता है? तो सुना आपने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर, और पार्टियों के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। किसने क्या कहा वो भी आपने सुना, और इसी मुद्दे पर करेंगे आज चर्चा में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप बैस जी जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जगदीश सिंह सपा के प्रवक्ता हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक परमवीर सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो फिरोज खान कांग्रेस से हैं हमारे साथ, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल फिरोज खान साहब आपसे ही है। आपके कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा सीधा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी लीचिंग करती है, आपकी पार्टी जो दलित हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उन पर अत्याचार करती है। क्योंकि ये जो सारा मामला है ना, ये हरियाणा चुनाव से ही चलता हुआ आ रहा है। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया, तो अब उन पर पलटवार करते हुए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पलटवार किया है। अफरोज खान साहब, सबसे पहले पुष्पेंद्र जी दशहरा की बहुत बहुत बधाई। तमाम पैनल में बैठे हुए इंडिया वर्ष के सभी लोगों को बधाई, मुबारकबाद। आपको भी सर। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने क्या गलत कहा। आज अगर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जीती है चुनाव, ये शासन प्रशासन इलेक्शन कमीशन की वजह से जीती है। और हमारे जो नेता थे थोड़ा सा तो अपना ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे, चाहे शैलजा जी हो, चाहे हमारे भूपेंद्र हुड्डा हो। इसीलिए हम लोग मात्र 1% वोट कम आया है बीजेपी से। आपके चैनल में दिखाया गया था। सुबह में हम लोग सुबह 9 बजे तक बीजेपी का 11 सीट, कांग्रेस का 70 सीट था, याद है? आप लोगों ने दिखाया था। आज अचानक कौन सा जादू को छड़ी घुमाते हैं मोदी जी और इलेक्शन कमीशन, 11 बजते पूरा उल्टा का फुलटा हो जाता है। तो कहीं न कहीं हम लोगों का 12 से 14 सीट ऐसा था जिसको इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया, या 10 बजते रोक दिया कि यहाँ पर काउंटिंग नहीं होगा। जहाँ पर 58 वोट, 200 वोट, 250 वोट, 1000, 2000, 3000 से नीचे 14 सीट। नहीं तो फिरोज खान साहब, ये जो बयान है ये हरियाणा चुनाव से रिलेटेड है। हरियाणा चुनाव से रिलेटेड देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है जी। वो खाली हिंदू के प्रधानमंत्री है, मुसलमान के सिख ईसाई नहीं है। बिल्कुल। लेकिन उनके जब चुनाव आता है तो उनको लगता है कि वो प्रधानमंत्री नहीं है, साधारण कार्यकर्ता अपना भाषण देते हैं। जब विदेश जाते हैं तो उनका अलग रूप रहता है। विदेश जाएंगे, टोपी पहनेंगे, मफलर पहनेंगे, जाके दुबई के शेख के साथ जाके बिरयानी खाएंगे, सऊदी के शेख के साथ जाके बिरयानी खाएंगे। अब इंडिया आएंगे तो बोलेंगे हम प्योर हिंदू है। तो पहले प्रधानमंत्री जी को देश को बताना होगा कि वो 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है। देश के आप SC, ST, OBC माइनॉरिटी 85% हम लोग हैं, 15% को प्रधानमंत्री है। जब तक दाल रोटी चल रहा है, जिस दिन देखिएगा आप, अभी 400 पार का नारा लगाया, 240 में जनता ने लाकर खड़ा कर दिया। इस बार 229 में देखिएगा, 2029 में ये 100 सीट नहीं ला पाएंगे, इनका हरकत रहेगा। ठीक है, आप जीत गए हरियाणा, तो हरियाणा जीते दिनेश फोगाट के बारे में वो आपके सांसद जो तो क्या बोले, ब्रिजभूषण सिंह, आपको याद है? बिल्कुल, वो जो बयान आया था वो उनका बयान बिल्कुल गलत था और ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। मैं आऊंगा आपके पास। प्रदीप बैस जी आप जवाब दीजिए। हरियाणा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कांग्रेस को अर्बन नक्सली घोषित कर दिया, तो अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन पर पलटवार करते हैं। नहीं, आपसे मैं ब्रिजभूषण को पार्टी से क्यों निकालते हैं जेपी नड्डा और अमित शाह? आप ये बताए ना पहले। बार वो महिला बहनों को गाली बकते हैं और पहलवान बहनों को गाली बकते, क्यों नहीं निकालती है? इसका मतलब है
कि बैकडोर से मोदी जी अमित शाह जी इनको सपोर्ट करते हैं। नहीं, ठीक है फिरोज खान साहब, बिल्कुल आपकी बात 100% ठीक है और ऐसे नेताओं पर कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा जगदीश जी। जी आप कीजिए, प्रदीप भाई जी आप जवाब दीजिए। हरियाणा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया था और अर्बन नक्सली घोषित कर दिया था कि कुछ एजेंडे हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस को कब्जाया हुआ है। और अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि बीजेपी खुद ऐसी पार्टी है, वो मॉब लिंचिंग करती है, वो अनुसूचित जाति के लोगों को परेशान करती है, दलितों पर अत्याचार करती है। तो ये जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, क्या राजनीति इसी प्रकार से चलेगी देश में? क्योंकि जब सरकार बनी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी, तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ था, तभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा था कि भैया अगर देश चलेगा तो संवैधानिक तरीके से चलेगा। पुष्पेंद्र चौधरी जी, आपके और बातें पूरी हो गई तो मैं जवाब दूं? बिल्कुल बिल्कुल जवाब दीजिए। देखिए पुष्पेंद्र चौधरी जी, ये कांग्रेस की ये जो उवाच है, आफ्टर इफेक्ट भी आप इसे कह सकते हैं, 10 वर्षों से लगातार सत्ता से बाहर रहने के बाद कांग्रेस की दशा यह है कि 2.25 राज्यों में इनकी सरकारें हैं, पर इनकी जो मानसिक स्थिति है, इनकी वैचारिक मानसिक स्थिति जो है खत्म हो चुकी है। तो आपने चुनाव के पूर्व आपका ध्यानाकर्षण चाहूंगा कि किस प्रकार से इन्होंने भ्रम फैलाया और जनता समझ चुकी है इनके एरोगेंस को। इनके सदन में आप इनकी हरकतें देखिए, सदन में किस प्रकार की ये लोग हरकतें करते हैं, उसको अगर आप सूक्ष्मता से देखेंगे तो देश की जनता ने समझ लिया है कि किसका क्या नियति है और किसका क्या व्यवहार है। बहुत ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, जनता हमारे देश की परिपक्व है, हमारा लोकतंत्र परिपक्व है। आप परसेंटेज की बात करिए, वो केवल कांग्रेस के शब्दावली शब्दकोश और उनके संविधान में आता होगा कि जो हारा हुआ होता है वो उसको भी वो बाजीगर समझते हैं। ये फिल्मों में अच्छा लगता है, डायलॉग में अच्छा लगता है। जब संविधान को मान करके देश को आगे बढ़ाने की बात हो तो इन सब चीजों को साइड कर दिया जाता है। एक गंभीर विषय है और देश पे चलाने के लिए, और हम सबसे युवा देश है, 28 औसतन एज 28 वर्ष है हमारे इस समय संपूर्ण भारतवर्ष की। तो उन युवाओं को पता है कि उनका भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित है। लोकतंत्र है, सबके अपनी अपनी चॉइस है, सब भी स्वतंत्र है अपनी बातों को कहने और करने के लिए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी अपनी वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये मुझे पता है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान उनको इस बात की इजाजत देता है। उसके रिपरकशन क्या होंगे ये सोचना उनका काम है, हमारा काम नहीं है। हम राष्ट्र निर्माण में लगे हैं, हम उसी काम में लगे रहेंगे। ठीक है जगदीश जी, आपने भी उनका बयान सुना था और आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान सुना होगा जो उन्होंने कहा था, ठीक है? आपका स्टैंड क्या है इस समय? क्योंकि आप इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर भी उपचुनाव भी कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। हो सकता है आप भी उनकी तरफ से ही कहो, लेकिन आपका स्टैंड फिर भी क्या रहेगा? नहीं, हमारा स्टैंड देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा हरियाणा चुनाव में अभी बताया, तो उसी की प्रतिक्रिया है। और जो खड़गे जी ने कहा है वही ऐसा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग अहंकार से भरे हुए हैं। जैसे ये संविधान निर्माण की अभी प्रदीप जी बात कर रहे थे, संविधान के मानने वाले की बात कर रहे थे, तो संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले भी लोग संविधान को ये मानते क्या है? अभी उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षकों की भर्तियां हुई और वहां पे ओबीसी दलित का जो है पूरा आरक्षण खा गए। और ये संविधान के मानने वाले और संविधान की धज्जियां भी उड़ाने वाले लोग हैं। ये इतने अहंकार और एरोगेंस से भरे हुए हैं कि इनको दूसरे की आवाज सुनाई नहीं देती। जब अपने ऊपर चीते आते हैं तो बड़ी बुद्धिमानी से और बड़े पोलाइटली जो है उस बात को टालने की कोशिश करते हैं। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुद्दे पे और अपने लीग पे राष्ट्र के खिलाफ काम करने वाले लोग। बताइए कब ये काम किए? इन्होंने कहा था 2000 नौकरियां देंगे, भले ही 80 बारी एक बैसाखी के सहारे सरकार में आ गए हों, लेकिन मान लीजिए जिस तरह से इन्होंने जन विश्वास को इनका छीन हुआ है, आप देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। ये जो है लगातार जो है कहते 2 करोड़ हर प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, हर और क्या कहते हैं
पता नहीं क्या क्या सपने दिखाएंगे, चलिए ठीक है, चलाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, ठीक है, न जाने क्या क्या किए थे, लेकिन आज इनके पास कुछ नहीं है। आज ये केवल वही डफली बजा रहे हैं और केवल दलित पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का हित मार रहे हैं। सरकार जो है, जो चल रही है, पूरी जो है, इनका एक एजेंडे पे काम करते हैं, वो है सांप्रदायिक। चलिए ठीक है, ठीक है सर, आऊंगा वापस। परमवीर जी, आपने दोनों के ही बयानों को सुना होगा, और ऐसे बयान राजनीति में किस हद तक ठीक है, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब इन बयानों से जो देश की जनता है उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और जो लोग राजनीति कर रहे हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है? चौधरी साहब देखिए, ये बयानबाजी दोनों तरफ से चल रही है, दोनों तरफ खेमे से चल रही है। ये एक गेम चल रहा है, टिट फॉर टैट, कि आप ऐसा बात बोलिए, हम इसके विरोध में या ऐसा बात बोलने वाले हैं, और ये सोची समझी रणनीति के तहत किया जाता है। देश की राजनीति आज उसी मुहाने पर खड़ी है जैसे लगभग 2014 से पहले खड़ी होती थी। बिल्कुल, यूपी 2 के बाद उसी समय कार्यकाल में खड़ी हो गई। हमें यहाँ जानना होगा, पिछले लगभग 8-10 महीने से हमें स्वर्ण, दलित, पिछड़ा, ये सब बातें बहुत सुनने को मिल रही हैं आजकल। ये पहले राजनीतिक गलियारों में बातें नहीं होती थी। बिल्कुल, अभी इसके साथ में ये घटना और हुई थी, इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है वहां पर एक नेता नसरल्ला वो मारा जाता है। हाँ। उसके समर्थन के लिए लखनऊ, सुल्तानपुर, हैदराबाद, भारत के तमाम बड़े बड़े शहरों में वो निकाले गए, जुलूस निकाले गए कि बुरा करा, ये है वो है। मतलब माने की बात, एक आदमी, एक कम्युनिटी तो अक्रॉस पार्टी लाइन इंटरनेशनली उसका रिश्ता हमास के साथ में भी है कि भाई वो एक धर्म के लोग हैं, तो वो एक है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति एक धर्म के, उसमें स्वर्ण बता दो, उसमें पिछड़े बता दो, अति पिछड़ा बता दो, कुछ और ना मिले तो कुछ और बता दो। तो क्या है ना, ये बाइफरकेशन करने की है। अब कौन कर रहा है ये सबके सामने, दर्शक अपने आप समझ सकते हैं कौन कर रहा है। और अगर बात रही, मैं 2 इलेक्शन हुए अभी, हरियाणा में हुआ, जम्मू कश्मीर में हुआ, बहुत कांटे की टक्कर हुई है। कोई कहे कि गड़बड़ हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, विश्लेषण सब में सामने आ रहे हैं। वोट शेयर दोनों पार्टियों का कांटे का था। बीजेपी के लिए कश्मीर में चुनाव होता है, कश्मीर में एक सीट है बांदीपुरा की, वहां 97% मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां पर भी बीजेपी लगभग 40,000 वोट पाई। तो यानी कि स्वीकार्यता है ना उनके बीच में। बिल्कुल। किश्तवाड़ की सीट के ऊपर मात्र 500 वोट से जीती। बहुत बड़े पुराने लीडर नेशनल कांग्रेस को हरा के बीजेपी की कैंडिडेट नई लड़की है, वो बनी है वहां पर, तो वहां पर स्वीकार्यता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा बीजेपी का वोट शेयर है जम्मू कश्मीर में, 26%, नेशनल कॉन्फ्रेंस का 25% कुछ है। तो स्वीकार्यता तो बढ़ रही है उस चीज में। अब यही चीजें समस्या कर रही हैं, क्योंकि अगर ये चीजें इसी ग्राफ के साथ चलती रही तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में भी, क्या पता इसको हटाने की बात जब करते हैं कि गठबंधन बनाया हुआ है, वो करा है, वो शायद सफल ना हो। तो उस सफल करने के लिए, तलवार के ऊपर धार डालने के लिए ऐसे बयानबाजी की जाती है। और दोनों ही तरफ मंजे हुए खिलाड़ी हैं, वो उनको कुछ बोलेंगे तो वो कुछ बोलेंगे इस तरीके से, लेकिन वास्तविकता जनता समझती है। ठीक है फिरोज खान साहब, आपने परमवीर जी की बात को सुना, और बीजेपी भी आप पर आरोप लगाती रही है, जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी गांधी परिवार की कठपुतली हैं। जो कहा जाता है वो करते हैं, अगर कहा जाएगा कि बयानबाजी करनी है तो बयानबाजी करते हैं, ऐसे भी आरोप लगते हैं। देखिए, बीजेपी के लोग झूठ बोलने में पीएचडी हासिल किए हुए हैं। हाँ। पुष्पेंद्र जी वकालत हासिल किए हुए हैं, डॉक्टरेट हासिल किए हुए हैं। हाँ। इनके जो गुरु जी हो तो खुद झूठ के पुलिंदा है। हाँ। अगर आज झूठ आप देख लीजिएगा, तो जब तो सत्ता में आए 10 साल पहले 2014 में, भाइयों बहनों 15-15 लाख रुपया हर किसी के खाता में जाएगा। हमने भी अपना खाता, अपने सबका परिवार खाता खुलवा दिया। जो खाता में पैसा बचा हुआ 2-4 हजार, वो भी गायब हो गया। नहीं तो फिरोज खान साहब उन्होंने कहा था, कि 15-15 लाख रुपए, आपने आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन इसी बात से प्रेरित होकर लोकसभा चुनाव में आपकी बार राहुल गांधी जी ने वादे किए थे, और जनता लेने के लिए लखनऊ पहुंच भी गई थी। अरे हम लोग देते, हमारी सरकार आती, खटाखट हर महिला के खाता में 8,500 रुपए जाता, हर नौजवान को नौकरी मिलती। ये भारतीय जनता पार्टी के झूठे लोग हैं। अभी देखिए हरियाणा में सरकार आई है, दो वहां पर पैसा। यहाँ पर मैया योजना चलाए झारखंड में हम लोग, हर महीना 1,000। यहाँ पर ये लोग उल्टा लिया, 2,500 रुपए महीना देंगे, उसके बाद कहीं 1,000 बढ़वा रहे, कहीं 2, सब जगह फायर हो रहा है। ये लोग सिर्फ झूठ बोलने। आज तक 2 करोड़ रोजगार कहाँ है पुष्पेंद्र जी? भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ,
मोदी जी से अमित शाह जी से नड्डा जी से फट्टा जी कहाँ है सब लोग? राजनाथ सिंह कहाँ है? अग्निवीर को जो नाम पर नौजवानों को बेरोजगार बनाया गया है, आप यूपी में घूमते होंगे पहले तो डेली सुबह 5 बजे 6 बजे लोग पैदल दौड़ते थे खेतों में, रोड में, लेकिन अब कोई नौजवान नहीं दिखता है दौड़ते हुए। क्यों दौड़ेगा? आप अग्निवीर में 4 साल नौकरी कराइएगा, बंदूक थमा दीजिएगा, बंदूक से गोली नहीं, फिरोज खान साहब ये भी आरोप है कि कांग्रेस ने अग्निवीर को लेकर काफी ज्यादा भ्रम फैलाया है। ठीक है, परमवीर जी कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, हम लोग सच बोल रहे हैं, भ्रम फैलाया। अरे वो हम लोग सच बोल रहे हैं, ग्रामीण अंचल से आता हूँ, हमारे यहाँ तो लड़के भाग रहे होते हैं सुबह सुबह, बस मैं इतना ही बताना चाह रहा था। लड़के भाग रहे होते हैं सुबह सुबह, अगर आइएगा 5 बजे। कहीं नहीं भाग रहे हैं, मैं भी यूपी का रहने वाला हूँ। कहाँ रहने वाले? भाग रहे हैं, मैं अभी पूरा यूपी घूम के आया हूँ बाय रोड। झूठ क्यों बोलते हैं आप? पहले 100 लोग घूमते थे पैदल, तो एक दूसरे को बदल में करने में लेकर, अब कोई नहीं दिखता है। नहीं, फिरोज खान साहब ये बात तो गलत है। यूपी से मैं भी हूँ और ग्रेटर नोएडा में भट्टा पार्सल काम है। आज भी आपको 100-500 बच्चे तो वहाँ पर रेसिंग करते हुए मिल जाएंगे। 9 बच्चे दौड़ते थे, 5 बच्चे दौड़ रहे हैं पुष्पेंद्र जी। मैं बुलंदशहर का रहने, बुलंदशहर, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ, कहीं नहीं, नोएडा कहीं नहीं दिखते बच्चे। ना। ठीक है, परमवीर जी आप कहिए। सब अपने देखिए, ये तो बात है ना, गलत है। ये खामियाजा भुगतना पड़ा हरियाणा के अंदर, जो ये एक बात का एक मोमेंटम बनाने की कोशिश की गई थी अग्निवीर के लिए, वो मोमेंटम काम नहीं कर पाया। अगर हम देखें, कांग्रेस के लोगों को चलते कांग्रेस हारी है वहाँ पर। बीजेपी खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर शैलजा जी और ये भूपेंद्र जी आपस में बयानबाजी नहीं करते, दलित वोट नहीं छिटकता। दलित वोट छिटका है, इसीलिए जाकर। चलिए ठीक है, आपने ये बात मान तो ली, तो फिर आप क्यों आरोप लगाते हैं कि आपकी बात गड़बड़ी हुई है? तो आप खुद अपने ऊपर मानिए ना बात कि हमारी पार्टी में फूट थी, हमारे जो खुद के नेता थे वो एकजुट नहीं थे। मानिए बात, बीजेपी में ही फूट थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन, शासन प्रशासन भी सपोर्ट किया ना। ना, ये गलत है, ये तो आरोप लगा रहे हो आप। लोकसभा चुनावों में जो एग्जिट पोल आए थे उनमें 300 350 प्लस सीट दिखाई थी बीजेपी की, लेकिन रियल में कितनी सीटें आई आपको पता है? उसके बाद भी हमारा 50 सीट आता है हरियाणा में। भाई साहब, फिरोज खान साहब, 2014 से अब तक कांग्रेस छोटे से लगाकर बड़े चुनाव तक 62 चुनाव हार चुकी है। अरे चुनाव हार चुके, जो हारना वही ना जीतता है। मोदी जी को लोग एक जीता है। नहीं यार, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार रहे थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चुनाव हार रहे थे। परमवीर जी ठीक है, परमवीर जी पुष्पेंद्र जी, बात क्या है, देखिए मोमेंटम चुनाव में, राजनीति में बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। एक सीट की बात करूंगा, मेवात क्षेत्र से ममन खान एक कैंडिडेट थे कांग्रेस के, बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत कर आए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से भी ज्यादा मार्जिन से जीत कर आए हैं वो, और उन्होंने रिकॉर्ड के ऊपर कहा था कि हम मेवात का बदला लेंगे, नूह का बदला लेंगे। तो अब आप ये देखिए कि वोटिंग पैटर्न किस तरीके से ये था करेक्ट यहाँ पर, और आप कह रहे हैं कि सामने वाले लोग जो है वो लोग सामाजिक विश्वास करने की बात कर रहे हैं। भाई नूह का बदला क्या लेने वाली बात थी उसमें, और कितना भयंकर वोट पड़ा उस व्यक्ति को, कितना भयंकर वोट पड़ा। तो ये है असली आइडियोलॉजी, ये है। यहाँ पर बताना है दलित पिछड़ा, ये ब्राह्मण ठाकुर, और वहाँ पर सब लोग एक तरफ होके तेरा मेरा रिश्ता क्या नहीं कर रहा है। भूपेंद्र जी अपने समर्थक में बात कर रहे हैं बीजेपी के। भूपेंद्र हुड्डा कौन है? मुसलमान है, और हम लोग तो हिंदू को मुख्यमंत्री बनाते हैं। भूपेंद्र हुड्डा कौन है? मुसलमान है, बताइए। अब ये अपना ये मैं तो सिर्फ जानकारी की बात दे रहा हूँ। आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? ममन खान जीत कर आए हैं कि नहीं आए 90,000 वोट पाकर? भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ज्यादा वोट पाए हैं। ठीक है जी, आप कह रहे हैं हिंदू का बदला लेंगे, तो मैंने इसमें क्या गलत बोल दिया? और आप क्या है? आप किसी मुख्यमंत्री बना सकते हैं? आप पार्षद बना सकते हैं किसी को? आप क्या मुख्यमंत्री बनाएंगे किसी को भाई? अरे भूपेंद्र हुड्डा हो, अरे आप किसी को मुख्यमंत्री छोड़ो, आप किसी को पार्षद नहीं बना सकते हो। किसको? आप किसी को पार्षद नहीं बना सकते हो। अरे हम लोग मुख्यमंत्री की बात क्या कर रहे हैं? सब बना रहे हैं बैठ के हम लोग। हाँ, बताइए, दिखाई देता है सब बना रहे हैं। अभी आपने कहा ना कश्मीर में वोट मिला है, मुसलमान ने दिया बीजेपी को वोट, आप ही के मुंह से मैंने अभी क्यों बात करते हो? सबका साथ सबका विकास। बात क्या है? वो जलेबी बनाने लग गए सर, जलेबी बना रहे हैं गोल गोल। अरे सिर्फ आपको परेशानी क्यों हो रही है? चलिए ठीक है, आपको परेशानी किस चीज से हो गई? चौधरी साहब
फिरोज भाई जो कर रहे हैं ना, देखिए फिरोज भाई जो कर रहे हैं उसे उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं मैं बताऊं इनको? जो फिरोज भाई जो अभी कर रहे हैं उसको बोलते हैं थेट्रोलॉजी। सही बात है, थेट्रोलॉजी कर रहे हैं ये, समझ रहे ना? अब थोड़ी देर अब इनको सुनते रहिए, कोई लॉजिक नहीं है बात करने में, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पे इनको भरोसा नहीं है, और आप जो कहे वही सही, न खाता न भाई, आप जो कहे वही सही। तो ऐसी जब बातें होती है तो उसको थेट्रोलॉजी बोलते हैं। अभी सैनिकों की बात आई, अपने आपको उत्तर प्रदेश के होने का दावा करते हैं और ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं है, गोल पोस्ट चेंज कर देते हैं। जब कोई लॉजिकल बात पूछिए तो उसकी कोई लॉजिकल आंसर नहीं मिलेगी। आप हार गए हैं, स्वीकार कर लीजिए, और अपने आगे के कारण से हारे हैं, अपनी उद्दंडता के कारण से हारे हैं, और उसके कारण से जनता ने आपको दुत्कार दिया है। स्वीकार करिए ना, जनता ने क्यों गोल पोस्ट क्यों चेंज कर रहे हैं? गए थे आप इलेक्शन कमीशन के पास, गए थे ना आप इलेक्शन कमीशन के पास, किस तरह से भगाया इलेक्शन कमीशन ने, ये भी पता होगा आपको। तो तार्किक बात होती है चौधरी साहब, देखिए तार्किक बात होती है तो बात समझ में आती है। नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। नहीं फिरोज जी सुन लीजिए, ऐसे नहीं चल सकते हैं। अरे फिरोज खान साहब सुन लीजिए, प्रदीप जी कहिए। जी देखिए, ये ना आपका कार्यक्रम जाना जाता है सबको अपना अपना समय मिलने के लिए। अगर कोई इलॉजिकल बात भी करता है तो सामने वाला चुप रहता है। भाई आपको पता ही नहीं होगा कि सामने वाला क्या एलिगेशन लगा रहा है, तो आप उसका काउंटर कैसे करेंगे? फिरोज भाई जो है अब यूपी के हैं, होने का दावा कर रहे हैं, और झारखंड की जो है कुछ चले जाइए। अरे हुजूर, आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, कहीं भी रहिए, कोई परेशानी नहीं है। अरे महाराज सुनिए, आप भारत देश के नागरिक हैं, आप विरोधी दल के भले हैं, लेकिन आप भी हमारी तरह इसी देश के नागरिक हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। चाहे बुलंद हो, हम लोग बहुत अरे किसी ने शक तो किया ही नहीं हुजूर। अरे फिरोज खान साहब, पाकिस्तान को बीच में क्यों ला रहे हो आप? क्यों ला रहे हैं आप? अरे किसी ने, और आपकी जुबान पर पाकिस्तान का ही नाम क्यों आया? पाकिस्तान का बांग्लादेश क्यों नहीं लिया नाम? नहीं अरे फिरोज भाई सुनिए, इतनी गवाही देने की जरूरत क्या है हुजूर? अरे हिम्मत है तो देखिए, जिसका सीना चौड़ा होता है चौड़े में खड़ा रहता है, उसको इतने एग्जाम्पल, इतने एक्सक्यूज देने की क्या जरूरत है? अरे किसी ने कहा है चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, चोर नहीं है। अरे फिरोज भाई सुनिए, फिरोज भाई सुनिए, देश के लिए जान दिया है। किसी ने कब कहा कि नहीं दिया है? किसने कहा कि कुर्बानी नहीं दी है? आप ये बताइए, यहाँ 4-5 लोग बैठे हैं, किसने कहा कि आपके पुरखों ने कुर्बानी नहीं दी है? किसी ने शक शुबा तो व्यक्त नहीं किया। तो बेमतलब का क्यों इतनी गवाही दिए जा रहे हैं हुजूर? आगे की बात करते हैं ना, आगे की बात करते हैं। चलिए अब आते हैं, चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं। देखिए क्या है, विपक्षी दल जब हारते हैं झुंझलाहट होती है, ये मानव प्रवृत्ति है, और ये किसी के पार्टी के संविधान में नहीं लिखा होता है कि हम झुंझलाएंगे नहीं। हर पार्टी का संविधान होता है, हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली अटैक करेंगे। अरे फिरोज भाई, फिरोज जी आपको पूरा टाइम मिलेगा, आपको पूरा टाइम दूंगा मैं, आप अपनी बात कहिए। फिरोज भाई हमने नहीं बोला आपके बीच में, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मैं नहीं बोलता हूँ, ठीक है? अब थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो पुष्पेंद्र जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि अब जहाँ के फिरोज भाई हैं उसी के बगल का एक जिला है इटावा, वहाँ का एक जिलाधिकारी था जिसका नाम है एलन ऑक्टेव यूम, AO यूम। मैं 11वीं में नागरिक शास्त्र में पढ़ रहा था, तो अंग्रेजों की सुरक्षा नली के रूप में एक पार्टी बनाई गई, एक NGO बनाया गया उस समय, और उसको बनाने वाला एलन ऑक्टेव यूम था, जिसको बाद में नेहरू जी, गांधी जी, इन लोगों ने इस पार्टी को आगे बढ़ाया। हालांकि गांधी जी कह रहे थे कि अब आजादी मिल गई है तो इसको खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन अब चलिए परंपरा चल रही है तो उनको भी अधिकार है, मुझे भी कहने का अधिकार है। तो आप बताइए, 55 वर्षों के शासन में, इस 75 वर्षों में 55 वर्षों तक कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीच में कई नाम बदले हैं, उसका शासन रहा है। मूल रूप से माने आप कांग्रेस का शासन रहा है। तो कांग्रेस के शासन में अगर किसी की हैबिट बन जाती है, देखिए एक आदमी की एटॉमिक हैबिट्स होती हैं, बचपन से वो आदतें होती हैं, उनको बदलना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत समय लगता है, जब तक कि स्व इच्छा न है तब तक आदमी आदतें नहीं बदल सकता। लेकिन अगर आदतें विचारधारा में घुस जाती हैं तो उनको बदलना बड़ा मुश्किल होता है, वो क्लोज टू इम्पॉसिबल होती हैं। तो कांग्रेस की जो एक आदत है कि नहीं हम ही शासन करेंगे, हम ही एलीट हैं, इनको स्वीकार नहीं है। आप इतिहास उठा के देखें, आपके एयर टाइम का मैं बहुत महत्वपूर्ण वक्त नहीं जाया करूंगा, मुझे पूरा इतिहास इस मामले में मैं पत्ते पत्ते खोल सकता हूं कि अंबेडकर साहब को हराने के लिए क्या क्या किया इन लोगों ने, उनको अस्वीकार किस प्रकार से किया, प्लस आज ये दलितों का नाम लेते हैं, दलितों के विषय में इनकी क्या विचारधारा रही है, आप इतिहास उठा के देखिए। अब आते हैं नक्सलियों की बात पे, जिससे कि जो है मामला शुरू हुआ।
आप देखिए कांग्रेस के शासनकाल में 77 के दशक में एक शिक्षा मंत्री बने जिनका की प्रभाव नक्सलियों के हिसाब से था, जिनका की नक्सलियों साम्यवादी विचारधारा का इनका प्रभाव था। आप विश्व इतिहास उठा करके देख लीजिए और देख लीजिए हमारे देश का इतिहास किसने लिखा और विदेशी हमारे इतिहास के बारे में क्या लिखते हैं और किस प्रकार से स्मार्टली उस भाषा का प्रयोग कर करके अर्थ का अनर्थ बना करके दिया गया। हमें स्वलज्जा की बात कही, हमें रिग्रेट करने के लिए बनाया गया कि भाई आप अपना इतिहास पढ़ो और रिग्रेट करो जी। समझ रहे हैं ना आप, बहुत गहरी बात बता रहा हूं मैं। तो इस प्रकार की जो बातें करते हैं, जो भेड़ के रूप में जो शिप के रूप में भेड़िए होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, क्षमा चाहूंगा मुझे शब्द नहीं याद आ रहा है। तो ये वो विचारधारा है, मतलब व्यक्ति को नहीं कह रहा हूं मैं। चलिए ठीक है। शिप की खाल में भेड़िए जो होते हैं तो उस विचारधारा में उनको नक्सली कहा जाता है, शहरी नक्सली। और इनकी विचारधारा जो है, आप बताइए कर्नाटक का भी एक उदाहरण दे लीजिए। ठीक है सर, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। जगदीश जी काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास कोई सवाल नहीं पहुंच पाया। जगदीश जी, अभी फिरोज खान साहब ने एक बात कही कि अभी मुस्लिमों को लेकर जो बात कही, उन्होंने कहा आप हिंदू मुस्लिम क्यों करने से लगे हुए हैं। तो आप एक बार अपना पीडीए का मतलब बता दीजिए इनको। पीडीए जो है हाँ। जिसके साथ पुष्पेंद्र जी अन्याय होता है, जिसके खिलाफ, जिन वर्गों के खिलाफ नहीं सर, वो तो ठीक है, एक बार फुल फॉर्म बता दीजिए। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, यही है ना। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आगड़ा, आदि आबादी, सारे जिन लोगों के बस सामाजिक आर्थिक, जिन लोगों के खिलाफ सामाजिक आर्थिक राजनैतिक जो अत्याचार हुए, वो सब पीडीए के अंतर्गत। हाँ। पीडीए का मतलब पहले कुछ और था, लेकिन अब एक दो दिन में जो समाजवादी की गाड़ी है वो देखने को मिल रही है, उसमें पीडीए हुई है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम। और फिरोज खान साहब कह रहे हैं कि आप हिंदू मुस्लिम क्यों करने से लगे हुए हैं। नहीं, आप देखिए, फिरोज खान साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आप फिरोज खान साहब की बात को नकारिए नहीं। फिरोज खान साहब जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, और बिल्कुल सत्य, भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र उद्देश्य होता है, उनका एजेंडा होता है कि वो हिंदू मुस्लिम की बात करके अपने उल्लू सीधा करते हैं। हाँ। और वो सदैव उसी उनका एजेंडा होता है, उसी पर काम करते हैं। चलिए ठीक है। अब जगदीश जी मेरी बात ना 2 मिनट ध्यान से सुनना। नहीं आऊंगा, फिरोज खान साहब आऊंगा, एक बात सुन लीजिए। अभी आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम करना इनका एजेंडा होता है। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार में जितनी भी योजनाएं धरातल पर चल रही हैं, उनका सबसे ज्यादा फायदा अगर कोई उठा रहा है तो वो मुस्लिम समाज है। वाह, क्या बात कहा आपने। आप भी आगे पुष्पेंद्र जी। हाँ। तो हिंदू मुसलमान में नहीं, मैं आया नहीं हूँ। हिंदू मुस्लिम की जो बात कर रहे हैं उस पर बता रहा हूं मैं। सुन लीजिए, नहीं फिरोज खान सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। अयोध्या में मंदिर बना, सड़क निर्माण के नाम पर किसके घर तोड़े गए? हिंदुओं के। मुस्लिमों के घर नहीं थे उसमें। वहां जो व्यापार उजाड़े गए किसके घर थे? हिंदुओं के, मुस्लिमों के नहीं थे। तो मुस्लिमों को तो बीजेपी की सरकार में फायदा हुआ है। टैक्स दे रहा, तब नाम को मिल रहा है। मुसलमान के आसमान से टपक का आया है, इसी ना हिंदुस्तान का रहने वाला है, यही पता मरेगा करेगा। हाँ। आप तरह का बात कीजिएगा। चलिए, बीजेपी तो बोलती थी, आप एंकर होकर पुष्पेंद्र जी बोल रहे हैं। अरे मैं तो स्पष्ट कर रहा हूँ, मैं तो हिंदू मुस्लिम को स्पष्ट कर रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार में हिंदुओं को इतना फायदा नहीं हुआ जितना मुस्लिमों को हुआ है। कैसे हुआ बताइए। अरे बता दीजिए, मैं बता देता हूँ। अयोध्या में राम मंदिर बना, वहां पर हिंदुओं के मकान के तोड़े गए, वहां पर सड़क चौड़ीकरण के नाम पर, नए निर्माण के नाम पर, और जो वहां पर व्यापार थे, जो व्यापार उजाड़े गए, वो भी हिंदुओं के थे, मुसलमानों के नहीं थे। को क्या फायदा हुआ? मैं यही कह रहा हूँ, हिंदू को सिर्फ हिंदू किसको बोला जा रहा है? हाँ। अरे द्रौपदी मुर्मू जी को अयोध्या का मंदिर का ओपनिंग होता नहीं बुलाया जाता, क्यों नहीं बुलाया जाता? हाँ। तो दलित महिला है, महिला को बुलाना चाहिए था। राष्ट्रपति है, देश की सबसे बड़ी। ठीक है, नहीं ऐसा तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, आप योजनाओं का लाभ भी लें और फिर बदनामी भी करें। मैं बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूं, मैं तो खुल के बोलता हूं कि भैया बीजेपी हिंदू के नाम पे करती है, राजनीति करती है, मैं तो बोलता हूं। आप ST SC OBC का माइनॉरिटी का वोट लेते हैं बीजेपी वाले, जब चुनाव जीत जाते हैं तो उनको छोटे जाति को भूल जाते हैं। हाँ। अब तो यूपी में क्या हो रहा है देखिए। हाँ। दलित मार खा रहा है, दलित को जलाया जा रहा है, दलित को परेशान किया जा रहा है। हाँ। बोलने वाला कोई नहीं है। बिहार में क्या हो रहा है देख लीजिए, दलित को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, क्या हो रहा है?
वोट तो ले लेता है, वोट का टाइम है कि दलित मेरा भाई है। चलिए ठीक है प्रदीप भाई जी, ठीक है प्रदीप भाई जी। आज हरियाणा में यही हो रहा है, किसान नक्सली है, आतंकवादी है, अलगाववादी है। ये अरे फिरोज खान साहब, हरियाणा में जो हुआ ठीक है, आप जो मुद्दे की बातें है ना वो नहीं करते हैं। आप इलेक्शन हारे, लेकिन आपने आरोप लगा दिया चुनाव आयोग पर। आपके नेता पहुंच के चुनाव आयोग से शिकायत करने, वहां पर कह दिया कि यहाँ पर देर से वोटिंग हुई, देर से रिजल्ट आया, हम वीवीपैट उसमें आगे चल रहे थे लेकिन ईवीएम की गिनती में हम पीछे हो गए। आप कम से कम आंकड़ा भी तो लगाया करिए, समीकरण भी तो देखा करिए कि आम आदमी पार्टी भी वहां पर लड़ी थी, उन्होंने भी आपकी वोटें काटी। मायावती भी अब की बार पहुंच गई, उन्होंने दलित वोट काटी। चंद्रशेखर आजाद पहुंच गए, उन्होंने दलित वोट काटी। थोड़ा ये भी तो आंकड़ा लगाना चाहिए ना आपको। तब हम लोग ये सब आंकड़े कहाँ समझ में आएंगे पुष्पेंद्र जी? ये सारी बातें जो है नहीं समझ में आती। कांग्रेस वर्किंग कमेटी या जो भी इनकी बॉडी है जो कि इलेक्शनों को देखती है या जो कार्यकर्ताओं को आगे संदेश भेजती है कि क्या कारण रहा, देखिए किसी के इंटरनल मामले में हस्तक्षेप करना मुझे नहीं लगता कि एक जेंटलमैनशिप होगी। आप देखिए मुद्दे की बात यह है कि स्तर जो है, आप बीते 10-11 वर्षों में 14 से लेकर अब तक 10 वर्ष और कुछ महीने, मान के चलिए 4 महीने 5 महीने, उसके बाद से कांग्रेस और सहयोगी दलों का सदन में किस प्रकार से रवैया रहा है। आप बताइए, अभी रिसेंटली जो राहुल जी तस्वीरें लेकर के सदन में आए थे, क्या वो इतने अपरिपक्व है कि उनको बेसिक सदन की एटिकेट या जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसकी जानकारी ना हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। प्रदीप जी, मैं आपको वही बात बता रहा हूं, अगर आज के टाइम में फिल्मों में भी किरदार दिखाए गए हैं ना, अगर सड़कों पर दिखाया गया वो भी हिंदू देवी देवता दिखाए गए, तो इनको बिल्कुल भी वो नहीं लगता कि कहां पर किसको पेश किया जाना है किसको नहीं। जो सच्चाई है मैं वो बात बोलता हूं, उसके बाद कह देते हैं कि भाई बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं। अरे पुष्पेंद्र जी, वो तो देखिए, वो तो फैसला दर्शकों को लेना है ना। दर्शक देखने वाले वो अपना निर्णय बनाएंगे इस पे कि केवल आरोप लगाने से। अब फिरोज खान भाई, थोड़ा सा इस समय थोड़ा सा आपको सहानुभूति रखनी चाहिए। इंडी गठबंधन से हमें सबको सहानुभूति रखनी चाहिए। जिस प्रकार से ये लोग जिस जोश में थे, अचानक से वो जोश पूरी तरह से धराशायी हो गया। उसके टुकड़े कुछ यहाँ गिरे, कुछ वहां गिरे, कुछ 100 हजार टुकड़े हुए हैं। तो अभी समय लगेगा इनको एकत्रित करने में। अगले चुनाव आने वाले हैं झारखंड में। फिरोज भाई, झारखंड में उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी होगी, देखा जाएगा। सरकार बन रही है हमारी। अरे बहुत बहुत बढ़िया, आपके कहने से यही कॉन्फिडेंस चाहिए फिरोज खान साहब, यही कॉन्फिडेंस चाहिए, और ये हमेशा होना चाहिए। हार जीत तो अलग चीज है, लेकिन कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए कॉन्फिडेंस के लॉजिक के भरोसे तो होना चाहिए ना। बिना लॉजिक के कॉन्फिडेंस जो है ना अफलातूनी होता है, हवाई होता है। उसको जो है सीटियां मार लो जो है। आपको समीकरण बता दो अभी से। अरे समीकरण अपनी तैयारी के लिए रखिए फिरोज भाई, आपके काम आएगा। हम हर राजनीतिक दल को, अब देखिए आपकी अपनी रणनीति अगर आप खोल देंगे तो विपक्षियों को तो लाभ होगा ही। फिर आप उसके बाद बोलेंगे कि ईवीएम हैक हो गई। चौधरी साहब देखिए, ये अब घर का भेदी लंका ढाए वाली कहानी होती है। फिरोज भाई विभीषण थोड़ी है। तो अपनी अपनी रणनीति होती है, अपनी अपनी तैयारी होती है। क्षमा चाहूंगा। तो बीते 10 वर्षों में क्या जनता इस देश की देख नहीं रही है? बिल्कुल। 99 तक पहुंचे, 40 से 44 फिर 99। क्षमा चाहूंगा। तो ये जो सदन की कार्रवाई है, इस देश में टैक्स देने वाला, आपको शायद पता होगा कि कितने प्रतिशत, 140 करोड़ के देश में कितने लोग जो है टैक्स पेयर हैं। उस पर तो कभी किसी को ध्यान नहीं आता है कि भाई ठीक है, शासन प्रशासन है, संविधान है, लेकिन कर भी तो उसी रेशियो में दीजिए ना। टैक्स पेयर्स की कोई बात नहीं करेगा। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। प्रदीप जी आऊंगा आपके, आप थोड़ा पानी पी लीजिए। और परमवीर जी, सारी बात आप सुन ही रहे हैं, और आपसे अच्छा विश्लेषण कौन करेगा? एक बार और जो मुद्दे आपके सामने आए हैं उनको लेकर कह दीजिए। साहब देखिए, बात क्या है, इलेक्शन आने जाने चीज है। बिल्कुल। ये 1-2 राज्यों में होता है, 2 महीने के बाद फिर कहीं हो जाएगा। अभी आया झारखंड का और महाराष्ट्र का आ गया, फिर दिल्ली का आ जाएगा। तो उसमें क्या है, मुद्दे बदलते रहेंगे। जनता आज के समय में पुराने लीग के ऊपर की एक फॉर्मूलाज होते हैं। जैसे मैं बात करूं हरियाणा का चुनाव इस लीग पे लड़ा गया कि कांग्रेस पार्टी कंसोलिडेट करने की कोशिश करी थी जाट वोट बैंक, उसके पीछे बीजेपी ने करा ओबीसी वर्ग के लिए। इसी वजह से वो चीफ मिनिस्टर भी एन मौके पर ओबीसी वर्ग से लेकर आए। तो ये चीजों में तालमेल, जब किसका सिक्का बैठ जाए तो कुछ कह नहीं सकते होते, पक्का अनुमान नहीं होता है। लेकिन इस सबके साथ, इस तालमेल के साथ पता चलने वाला काम जो होता है वो होता है विकास का और करप्शन फ्री। हरियाणा के अंदर यही चीज देखने को मिली थी।
कश्मीर के मुद्दे पर आते हैं। कश्मीर के अंदर राइफलें बंदूकें शांत हुई हैं पिछले कुछ दिनों से, सब जाकर देखते हैं। हमने देखा था कि नेता आराम से जाकर वहां पर फोटो खिंचाते हैं, करते, तो उन चीजों का फायदा मिला है। आम कश्मीरी आज वोट देने निकला, बड़ी कितने अच्छी मार्जिन में वोटिंग हुआ है। तो ये निशानी है कि जनता के अंदर आपके काम से सेटिस्फेक्शन है। अब उनके लेकिन वोट वो किसे देगा, वो उसकी जनता की आपकी मर्जी है। आप ना उसे बुरा भला कह सकते हैं, ना आप जबरदस्ती करें भाई वोट डालो, ठीक है, जनता की अपनी मर्जी है। इन्हीं सब चीजों के ऊपर चुनाव लड़ना होगा। और एक बात, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, देखिए हमें तमाम बताई जा रही है कि ये दलित है, ये चौहान है, ये फला है, ये ठिकाना है। हमारे मुस्लिम समुदाय के अंदर ना वहां पर भी बहुत सारी समस्याएं हैं। पासमानदा मुसलमान जो होता है बहुत बड़ी संख्या में है, बहुत पिछड़े होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, जैसे कसाई होते हैं, शेख होते हैं, गद्दी होते हैं, धोबी होते हैं। उनको बताने के लिए, उनको ना बताकर क्या जा रहा है, सिखाया जा रहा है कि सब लोग बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी ये समस्या है। रिसोर्सेज के ऊपर केवल 1% लोग बैठे हुए हैं, कब्जा करे हुए, बाकी सब उनके इर्द गिर्द उनके वोट बैंक बने चल रहे हैं। वो चीजें हमें करनी होगी तो यहाँ पर भी काम करना होगा, हमें यहाँ पर भी काम करना होगा। हमने कभी भी देखा होगा कि कोई अगर पार्टी के बड़े बड़े लोग होते हैं, वो याद करेंगे किसी मुस्लिम लीडर को, वो APJ अब्दुल कलाम साहब के साथ को अलग से देखते हैं, लेकिन अगर कोई हम बात करें किसी और का जो थोड़ा भड़काऊ बयानबाजी करता हो तो उसकी रिस्पेक्ट ज्यादा होती है। ये मेरा मानना है, मतलब मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। बात क्या है कि भारत का मुसलमान कौन है? भारत का मुसलमान तो भारत का नाम ऊंचा करने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, जिन्होंने आज हमें न्यूक्लियर और मिसाइलों में इतने हद तक पहुंचा दिया। हमें वीर अब्दुल हमीद, अभी उनकी जयंती होकर गई थी, परमवीर चक्र विजेता थे, हमारे यूपी के ही रहने वाले थे। ये आइकॉन्स है हमारे, हमें हमारे आइकॉन्स चूज करने होंगे, अच्छे से चूज करने होंगे कि जिससे हमारा नाम अच्छा हो, ना कि विरोधाभास पैदा हो अपना उसमें। और चुनाव आने जाने हैं। और बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में किसी का कोई कब्जा तो है नहीं कि किसी एक पार्टी का देश है या किसी एक व्यक्ति का देश है। जैसा फिरोज खान साहब ने कहा कि हमने भी कुर्बानियां दी थी, वो व्यक्ति आज भी याद किए जाते हैं और हमेशा याद किए जाते रहेंगे। ठीक है, किसी एक का अधिकार नहीं है, ये देश सभी जातियों से, सभी धर्मों से मिलकर बना है। लेकिन आज के टाइम में ये जो जातियों को अलग अलग करने का काम किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं गलत है। परमवीर जी। जी, मैं वही कह रहा हूँ, जाति जनगणना की बात की जाती है, जाति जनगणना होनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि कौन किस स्थिति में पिछड़े में है, कौन के इसमें हो जाए, तो ये सबके ऊपर होगा। तब ये हिंदुओं में नहीं होगा, ये सिखों में भी होगा, ये बुद्धिज्म के लोगों में भी होगा जिन्होंने मान लिया है, क्रिश्चियंस में भी होगा, कौन क्रिश्चियन है, या मुसलमानों में कितने मुसलमान है, कितने पठान है, कितने शेख है, सब काउंट करना पड़ेगा ना। तो तब अच्छे से होगा, उनकी पता लगे सोशल बैकग्राउंड कहाँ पर वो खड़े हैं, क्या संस्था है, क्या उनकी समस्या है, क्या क्या उनको दिया जाना होगा, तो पूरे समाज का होना चाहिए। होगा ये होना, देखिए भविष्य गर्त में है, होगा ये सब। और बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि आरक्षण को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश आए थे कि जो आरक्षण मिलता है उसके अंदर भी एक कैटेगरी उन्होंने बनाई थी कि उसमें भी देखा जाना चाहिए कि कितनी जातियां ऐसी हैं जिनको आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। क्या एक ही जाति बार बार आरक्षण ले रही है? क्योंकि मेरा मानना है आर्थिक सिचुएशन के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि हर जाति में, हर बिरादरी में ऐसा नहीं है कि सभी अमीर हैं, कमजोर लोग हैं, और उन कमजोर लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से ये धर्म और जाति की राजनीति छोड़कर आर्थिक आधार पर आरक्षण देना चाहिए। प्रदीप जी सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रहा है। हाँ, दीजिए जवाब। देखिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? नहीं, मैंने ये कहा जैसा बीजेपी भी आरक्षण के सपोर्ट में थी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आदेश आए थे, आरक्षण को लेकर आपकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन उसका असली मतलब यह था कि जिन लोगों को आरक्षण मिल रहा है, SC ST में जो एक कैटेगरी बनाने की बात कही थी कि उसमें भी एक कैटेगरी बना दी जाए, क्योंकि SC ST में कुछ ऐसी छोटी जातियां हैं जिन तक आरक्षण पहुंच नहीं पाता है। तो आर्थिक आधार पर आरक्षण की जो बुनियाद है ये रखी जानी चाहिए। इसमें पार्टी का कोई निर्देश नहीं है, इस पे नहीं बोलूंगा जी। पुष्पेन जी,
हेलो पुष्पेन जी। फिरोज खान साहब जी बोलिए। जी दीजिए जवाब। फिरोज खान साहब सुन पा रहे हैं आप? हाँ सुन रहे हैं जी, बोलिए। हाँ बिल्कुल, मेरा सवाल यही था कि बीजेपी ने जो राहुल गांधी जी पर आरोप लगाए थे कि आरक्षण को लेकर वो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, इसको लेकर जवाब दीजिए। अच्छा पुष्पेंद्र जी, मैं आपके माध्यम से पूरे बीजेपी वाले से पूछना चाहता हूँ, जाति जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए पहले प्रोसेस। हाँ या ना बता दीजिए आप, हमने भी आपको भी राय समझ ली। जाति जनगणना होगा तभी ना पता चलेगा कि हमारे भारत देश 140 करोड़ लोग किस स्थिति में रह रहे हैं, किस परिस्थिति में रह रहे हैं, कहाँ पर रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कौन कितना है नहीं है। जिसकी जिससे हिस्सेदारी उसको उसकी भागीदारी, क्या गलत है? अगर बीजेपी के लोग भागते हैं, आप देख रहे बीजेपी का जितना की पॉइंट है, सब बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, जेपी नड्डा हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, ये कौन लोग है? योगी हो, मोदी जी, कौन लोग है बताइए आप? तब ये लोग की पॉइंट पे बैठे हुए, इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि जो छोटा है वो छोटा रहे और जो बड़ा है वो बड़ा रहे। बीजेपी का पॉलिसी है, आज हम जो हमारे देश की सरकार चल रही है देश में, किसी और का सरकार नहीं चल रहा है। अडानी, अंबानी, मोदी जी, अमित शाह जी, बस 4 आदमी है, उनका तीसरा चौथा कोई नहीं है। मोदी जी तो शादी में चले जाते हैं इनके यहाँ, धीरू भाई अंबानी के यहाँ, लेकिन देश के सच्चे समाज सेवी, देश के सच्चे इंसान जो रतन टाटा जी क्या नहीं जाते हैं? बताइए ये कहाँ का है? नहीं, हमको, मैं अपना भावना व्यक्त कर रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि जाति जनगणना जिस दिन हो जाएगा देश में, उस दिन बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। आज बड़े बड़े पद पर पूरे देश में कौन लोग बैठे हुए हैं? बड़े बड़े पद पर बताइए आप कौन लोग बैठे? एक भी ओबीसी का नाम, एसटी का नाम, एसटी का नाम बता दीजिए। ये बड़े बड़े पद पर बैठे हुए, चाहे पॉलिटिकल पद हो, चाहे आपका सरकारी पद हो, सब जगह बैठे हुए यही लोग। और दबाया जाता है। आज राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, मुझे भी खुशी है, हम लोग भी बहुत खुश है। राम भगवान का मंदिर बना, बहुत अच्छी बात है, बनना चाहिए। लेकिन किसी को घर तोड़ के, किसी का दुकान तोड़ के, किसी का मकान तोड़ के, क्या भगवान कभी चाहते हैं घर किसी का मकान टूटे, दुकान टूटे? तभी ना इनको राम भगवान भी नाराज हो गए, उनको अयोध्या से हरा दिया। यहाँ पे यूपी में देखिए फिरोज खान साहब, मैं जवाब देता हूं इस बात का। पुष्पेंद्र जी थोड़ा करेक्शन करने दीजिए। प्रदीप जी मैं आऊंगा आपके पास। फिरोज खान साहब, वहां से जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, ठीक है, हो सकता है आपकी इस बात में सच्चाई हो, मैं भी इस बात को मानता हूं कि जो वहां की जनता थी, ठीक है, उनके जो आशियाने तोड़े गए, सड़क निर्माण के नाम पर, चौड़ीकरण के नाम पर उनके जो व्यापार उजाड़े गए, ठीक है, मैं वहां के लोगों की जुबानी बता रहा हूं, जैसा मेरी वहां पर बात हुई है, ठीक है। लेकिन बीजेपी की क्या कमी रही? जो बीजेपी के वहां पर उम्मीदवार थे लल्लू सिंह, प्रदीप जी यही नाम था ना लल्लू जी? पूर्व सांसद, ठीक है। व्यापारी लोग उनके पास गए शिकायत करने के लिए, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि भैया हमें तो आपकी वोटों की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो वहां की जनता क्यों उनको वोट देती? अगर उनकी जगह कोई और होता बीजेपी की तरफ से तो हो सकता है जीत हो सकती थी, लेकिन आपकी बात ठीक है, ठीक है प्रदीप जी आप जवाब। 40 सीट कम होता तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते देश के। जरा पूछ लें सर, 40 की जगह मध्य प्रदेश में 29 सीट, उड़ीसा में 29 सीट, वोट के 48 सीट कम हो जाता, प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनते। ये होता वो होते चलते रहेगा। अरे तो फिरोज खान साहब, प्रधानमंत्री राहुल गांधी तभी तो बनते, उन्होंने भारत पैदल यात्रा की थी, याद आपको? पैदल यात्रा की थी, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के कितने दिन दिए? उत्तर प्रदेश में उन्होंने उत्तर प्रदेश में दिया ना भाई, उत्तर प्रदेश में कितने दिन दिए आप बताओ? टोटल कितना सीट आया बताइए? केरल में उन्होंने अपना मन भर के टाइम दिया, और जब उत्तर प्रदेश की बारी आई तो 2 दिन में उनकी यात्रा यहां से निकल गई। सबसे ज्यादा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, 80 सीटें, तो 2 दिन में कवर नहीं होती। रूट था ना तो अच्छा वो बाईपास से होकर निकल गए, चलो ठीक है, बुलंदशहर वाले बाईपास से गए होंगे। जी ठीक है, सही पकड़े हैं प्रदीप जी। पुष्पेंद्र जी आप एकदम सही पकड़े हैं। ये बीच बीच में इधर उधर, तो जो मेन प्रश्न आप था वो मिस हो जाता है, थोड़ी आवाज कट गई थी। अगर आप 5 सेकंड में बता दे तो मैं तुरंत उसको बोलूंगा और सारे इसको मुद्दे पे आते हैं। एकदम बोलिए। ये प्रश्न पुष्पेंद्र जी मेरे से मिस हो गया था आपका। जी नहीं, मेरा प्रश्न वो था उस समय आरक्षण को लेकर, क्योंकि आरक्षण को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर होना चाहिए, लेकिन उसी तरह से सब जातियां जो है प्रत्येक धर्मों में उनका भी होना चाहिए।
केवल वन साइडेड नहीं होगा। इस्लाम मानने वाले हमारे भाइयों की भी सब कास्ट हैं, उसमें भी जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी हैं, तो उनको एक तराजू में क्यों तोला जाए? ये अन्याय क्यों? अगर जब जातिगत जनगणना होनी है तो सभी की होनी चाहिए। बिल्कुल। तो हम तो इसका समर्थन कर रहे हैं ना, होने दीजिए। फिरोज खान साहब, ये कब होगा? पूछिए इनसे। ऐसा करिए सर, कर्नाटक में आपकी सरकार है, आप शुरुआत कर दीजिए। हिमाचल में आपकी सरकार है, आप शुरुआत कर दीजिए। आप पुरानी पार्टी हैं, आप दिग्गज लोग, आपका पथ मानने वाले सब लोग हैं। नीतीश जी चालू किया, मोदी जी क्या मन करती है? नीतीश जी उसी पार्टी में चले गए। यही अमित शाह बोले थे, नीतीश जी देखिए, आपने दरवाजा बंद हो गया बिहार के। बात का जवाब देने की बात आती है तो उनको चेंज किया जाता है। आप ये राहुल गांधी जी जाति की जनगणना का नाम ले लेकर के, चुनाव से पहले नाम ले लेकर के भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं। आप देखिए, महाराष्ट्र से कुछ फुटेज आई थी जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता ये कहते हुए पाए गए थे कि अगर आपने वोट नहीं किया तो संविधान बदल दिया जाएगा। क्या इतना आसान है संविधान को बदल देना? या इन लोगों को अपने, इनके जो मेंबर्स अंदर सदन में बैठे उनके कॉन्फिडेंस पे इनको भरोसा नहीं है कि अगर बिल आएगा तो वो लोग भाजपा का कहना मानेंगे, इनका कहना नहीं मानेंगे। लोग अभी हम समझदार हो गए और जितनी मेरा हिंदू भाई समझदार हो जाएगा। देखिए, आपको 40 भूपेंद्र जी, आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हार का कारण और इनके एरोगेंस का कारण मुद्दों का न होना, विकास की बातों का न करना, समाज सुरक्षा की गारंटी न देना। आप बताइए, चुनाव में जनता को कन्विंस क्यों नहीं कर पाते हैं? 1000 वोट से ही हारे, आखिर वो 1000 लोग आपसे कन्विंस क्यों नहीं हुए? आपकी बातों को उन्होंने क्यों नहीं गंभीरता से लिया? लोकतंत्र का मापक मत होता है, मत से बहुमत बनता है, और बहुमत जब होता है तो उसी की सरकार बनती है। उसके पीछे के लोग चाहे जो भी उससे क्या फर्क पड़ता है? कमी रह गई, हरियाणा में कुछ हमारे पार्टी के नेताओं की कमी थी, तब जाके आप लोग आ गए। आदि बोलते हैं घर का वर्तमान आपने कमी मान तो ली। हाँ, घर का बेसिक है, मानना ही पड़ेगा ना, सच तो सच बोलना होगा। और उसको आप लोग आगे बात करेंगे क्या है। और फिरोज खान साहब, मुझे लगता है कहना तो नहीं चाहिए कि हरियाणा में अगर आपकी हार हुई तो ठीक हुआ, वरना मुख्यमंत्री पद के लिए भी आपकी पार्टी के अंदर लड़ाइयां चलती। हाँ, लड़ाई तो होता है, सही बात बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही। जो ऊपर लग करता करता है तो सबक सीखने को मिलेगा हम लोग को। जो ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे थे लोग, राहुल गांधी जी ने इतना मेहनत किया, इतना अच्छा माहौल बनाया। तो यही कहावत है ना। नहीं, राहुल गांधी जी तो माहौल ही बनाने का काम करते हैं सर, और वो जहां भी जाते हैं माहौल बना ही देते हैं। आप उस पर सुनते नहीं है। आपने एक से एक बिरयानी बनाया, आज किसी कार्यकर्ता ने एक बूंद पट्टी तेल डाल दिया, पूरा बिरयानी का स्वाद खराब हो गया। वही हिसाब किताब हरियाणा में हुआ। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी ने माहौल बनाया, और वहाँ के छोटे मोटे जो हमारे पंक्ति के दावेदार थे, ठीक है, तेल डाल दिया। परमवीर जी, ठीक है, परमवीर जी, राहुल गांधी जी ने माहौल तो बहुत बनाया, पर वो माहौल पूरा बन नहीं पाया। नहीं, माहौल बना भी। हाँ। आप लास्ट तब है ना 9 बजे तक दिखा रहा है कि बीजेपी का 11 सीट, कांग्रेस का 72 सीट, माहौल बना भी। लेकिन माहौल तो कुछ लोगों ने खराब कर दिया। तो वो आपके ही तो लोग थे। अब हमारे इधर कुछ इधर के थे, कुछ इधर के थे, दोनों तरफ के लोग थे। चलिए ठीक है, परमवीर जी। साहब देखिए, ऐसा नहीं होता है। बात क्या है, नेता जो होते हैं अपना पूरा जीवन अपनी पार्टी को लगाते हैं, क्रॉस पार्टी बात कर रहा हूँ, और वो चाहते हैं कि जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, उनके कद के हिसाब से उनके जो उन्होंने मेहनत करी है, ये मानव प्रवृत्ति होती है कि उसको सम्मान मिले। बिल्कुल। हम बात कर रहा हूं मैं शैलजा कुमारी जी की। शैलजा कुमारी जी और बीजेपी की सुषमा स्वराज जी एक साथ की, मतलब कॉलेज में पढ़ी हुई भी है, अम्बाला की जो रहने वाली थी, साथ में राजनीतिक जीवन शुरू किया गया था। वो कांग्रेस में गई, वो भाजपा में गई, वो देश की विदेश मंत्री तक बनी, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रही, और शैलजा कुमारी जी आज वहीं पर अभी सीमित दायरे में ही काम कर रही है। वहां पर उनकी नॉलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ कमी नहीं है, उनके बोलने में, उनके लीडरशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात क्या आती है, यही दो चेहरे दिखाई देते हैं कि आप घूम कर तो बात कर रहे हैं कि हमें पिछड़ों को आगे लाना है, ये करना है। आपकी पार्टी के अंदर एक पिछड़ा है, उसको आप सीएम बनाने के लिए 4 बार क्यों सोचना पड़ रहा है? मैं वास्तव में बोलूं, हरियाणा के अंदर जो चुनाव हुआ है ना, वो जाट वर्सेस नॉन जाट के ऊपर हुआ है, और ये सब जानते हैं। प्लैंक लिया गया था कांग्रेस की तरफ से, स्पेसिफिकली हुड्डा जी को फ्री हैंड मिला हुआ था दिल्ली से कि कीजिए। 70 टिकट उन्होंने बांटे थे अपने आप से।
कोई वोट शेयर जो फर्क नहीं दिखाई दे रहा है ना, वो हुआ क्या है कि एक जाट वोट इधर गया तो नॉन जाट सारा बीजेपी की तरफ आया। इसीलिए माहौल बना हुआ था कि लग रहा था कि कांग्रेस आ जाएगी, लेकिन एन मौके के ऊपर बात वो घूम गई। फिर आज सोशल मीडिया के टाइम पर ऐसा नहीं है कि एक राज्य में कुछ कहकर आइए, दूसरे राज्य में कुछ कहे और जनता मानेगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना एजेंडा है कि वो धारा 370 को वापस लाएंगे। धारा 370 वापस लाने का मतलब है कि जो वहां पर SC/ST को रिजर्वेशन दिया गया है कश्मीर में, वो वापस हो जाएगा, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। कांग्रेस समर्थन में है, तो आप कहां से रह गए भाई साहब? आप आरक्षण के समर्थन के बाद आप कहां रह गई बात? आप जब आप उसके साथ में हो। कर्नाटका के अंदर हम बात करते हैं, कर्नाटका के अंदर 1200 किसान अभी तक आत्महत्या कर चुके हैं। कांग्रेस के मिनिस्टर कहते हैं कि नेचुरली डेथ हो रही है ये। अब आपको किसान का दर्द नहीं दिखाई देता। हरियाणा के अंदर आप खेत में जाकर आप करते हैं, खेती करते हैं, तो ये डबल स्टैंडर्ड से ही बात बनती। रही सही कसर वो जलेबी की फैक्ट्री, ये सब गलती हो जाती है बहुत बड़ी बड़ी। वो जलेबी की फैक्ट्री भी बहुत भारी पड़ी अंत में। बिल्कुल। और परमवीर जी, जब बड़े स्तर पर किसी चीज का प्रमोशन किया जाता है या प्रचार किया जाता है, कुछ भी कह ले, तो बड़ी सूझबूझ के साथ बोला जाता है, ठीक है। और हरियाणा चुनाव में जो देखने को मिला, फ्री हैंड हुड्डा जी को मिल गया, उन्होंने किसी को इन्वॉल्व नहीं होने दिया कि अगर कोई सांसद भी है पार्टी का तो वो भी अपनी राजनीति में इन्वॉल्व नहीं होगा। सबसे बड़ी शर्त तो उनकी ये थी। और यहां पर उनका सबसे ज्यादा दिखाई दिया स्वार्थ। उन्होंने अपने तरीके से अपनों को टिकट दिए, टिकट देते टाइम उन्होंने किसी की सलाह भी नहीं ली, क्योंकि उनको लगता था कि अगर किसी और की पार्टी में चलेगी तो मेरा जो पत्ता है वो कट सकता है। आपको याद है जिस दिन अशोक तंवर कांग्रेस में वापस लौटकर आए थे, उस दिन भूपेंद्र हुड्डा के चेहरे पर मायूसी दिखाई दे रही थी कि हो सकता है कि ये भी इनका हक खा जाए। तो चीजें तो बहुत देखने को मिली आपके बार हरियाणा चुनाव में। तो मैं तभी तो बोला था फिरोज खान साहब से कि आपकी वहां से हार होगी तो सही हुआ, वरना मुख्यमंत्री पद के लिए भी आपस में लड़ाइयां चलती। पंजाब में क्या हुआ था आपको याद है? पंजाब में आपकी सरकार थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुर्सी को खाने के लिए आपके नवजोत सिंह सिद्धू ने काफी जोर लगाए। उनको तो कुर्सी मिली नहीं, कैप्टन साहब की कुर्सी उन्होंने छिनवा दी। चन्नी सिंह वहां पर मुख्यमंत्री बन गए। आने वाले चुनावों में क्या हुआ? कांग्रेस वहां से साफ। तो रणनीति में काफी फर्क होता है। परमवीर जी। जी जी जी, यही बात क्या है, देखिए अब ये इलेक्शन जो हुआ है, अब झारखंड में और महाराष्ट्र में चुनाव में इसका इम्पैक्ट दिखाई देने को मिलेगा हमें। जो ये प्लैंक बार बार की जल्दी जा रही थी, चाहे यूपी में पीडीए के नाम से कही गई या वहां पर राहुल गांधी जी जाति करते घूम रहे हैं सारे देश में, तो ये इन चीजों का प्लैंक अब जनता के बीच में सामने आता है। ये वास्तव में क्या करा जा रहा है? ये मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीतिक एरा, 90s का एरा, वो वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें समस्या हो जाएगी, क्योंकि उस समय मंडल की राजनीति करने वाले जो लोग थे, मंडल की राजनीति कांग्रेस के खिलाफ की जा रही थी, और वो सब लोग कांग्रेस से किसी से जुड़े हुए होते थे और वहीं से निकल कर आए हुए। तो वोट बैंक तो शेयर एक कॉमन है सब लोगों का। अगर ज्यादा मंडल की राजनीति को किसने इंप्लीमेंट किया था यूपी में लाकर? वीपी सिंह ने किया था, जो खुद अगड़ा था, अगड़े थे ना, तो वहां पर उन्होंने इंप्लीमेंट कर दी यूपी रिकमेंडेशन। कांग्रेस ने तो पूरी रिकमेंडेशन कभी इंप्लीमेंट करी ही नहीं थी। तो ये एक प्लान जो कोशिश की जा रही है पूरे देश भर के अंदर कि आपको जो हिंदू कंसोलिडेशन, मैं साफ स्पष्ट बोलूंगा, हिंदू कंसोलिडेशन जो होना शुरू हुआ, जिस तरीके से मुस्लिम कंसोलिडेशन होता है, उस तरीके से हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है, तो उसकी प्लान उसको खत्म करने के लिए आप जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है। ठीक है फिरोज खान साहब, आपका फाइनल कमेंट। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, ठीक है? हरियाणा में कांग्रेस की हार हुई है और आपके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपके जैसे कांग्रेस के लाखों नेता भी निराश हैं, तो आपस में दुख दर्द बांट सकते हैं। फिलहाल फाइनल कमेंट। देखिए, हमारी कमी थी जो हमारी सरकार हरियाणा में नहीं आई। मैं सच बोल रहा हूँ, हमारे नेता भी एक्सेप्ट कर रहे इस चीज को। हुड्डा जी थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि भाई हमारी सरकार हर हाल में आ रही। चलिए ठीक है सर, समय कम है। प्रदीप जी फाइनल कमेंट। सर फाइनल कमेंट क्या, आप तो कार्यकर्ता हैं, हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, हम काम में लगेंगे। अगले 2 चुनाव आने वाले हैं, देश की जनता को एक रिमाइंडर की जरूरत थी, हरियाणा की जनता ने वो बता दिया है। और कांग्रेस का एरोगेंस कभी खत्म नहीं होगा। आप हर क्षण, हर पल, हर कार्य में उसको देख सकते हैं, प्रत्येक इनके कृत्य में देख सकते हैं। चलिए तो आगे जनता जनार्दन है,
ठीक है। और मैं जगदीश जी, आपके जगदीश जी, हरियाणा में चुनाव संपन्न हो चुका है, बीजेपी की सरकार बन चुकी है, आपके उपचुनाव पर कितना प्रभाव पड़ेगा? क्या कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे? नहीं, ये तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है कि वो क्या मिलकर लड़ेंगे, क्या अलग लड़ेंगे। निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व करना आदरणीय अखिलेश यादव जी। लेकिन जैसा प्रदीप जी ने कहा, बड़े समझदार हैं। ये दूसरे के अहंकार की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अहंकार इतना बढ़ा हुआ है, एरोगेंसी इतनी बढ़ी हुई है कि प्राइम मिनिस्टर को अपनी कैबिनेट बैठक में कहना पड़ा कि आप लोग अपना अहंकार त्याग दीजिए। इसी अहंकार का टिकाण लोकसभा आ रहे हैं। और हरियाणा के चुनाव से जो कांग्रेस ने गलती की या कांग्रेस के नेताओं की जो आपसी लड़ाई थी, उसका फायदा मिल गया है। तो इससे इनका एरोगेंस और बढ़ेगा और निश्चित रूप से इनको पुनः हारना है। चलिए ठीक है सर, मैं आप सभी मेहमान का धन्यवाद करना चाहूंगा। और हरियाणा चुनाव में कई चीज विशेष थी, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। बीजेपी के 8 मंत्री चुनाव हारे हैं और 4 मंत्रियों के बीजेपी ने टिकट काट दिए थे। तो काफी कई बातें बड़ी दिखाई दी हरियाणा चुनाव में। लेकिन फिलहाल जिस हिसाब से मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान बवाल बना हुआ है, उसको लेकर राजनीति गर्म है, सियासत गर्म है और लोगों की प्रतिक्रियाएं, बड़े नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। राजनीति में आगे क्या कुछ भूचाल आएगा, देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।